थे, आदिवासियों की खुद की भूमि यहाँ हुआ करती थी। ये पूरे जो राइट्स थे वो पूरे अधिकारों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जयपाल सिंह जी मुंडा के माध्यम से भारत के संविधान में संजोया गया, तब जाके हमारे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की बात अपनी हो रही है। अभी तक हमको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची समझा ही नहीं है। हम 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के षड्यंत्र की बात जब करते हैं, ये देश में, ये जो मध्य प्रदेश में आप बैठे हो, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जो समस्या मध्य प्रदेश में है वही समस्या महाराष्ट्र में है। आप जहाँ पे मध्य प्रदेश में बैठे हो और यहाँ बैठ के आप बोल रहे हो कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लागू कर देंगी, तो ऐसा नहीं होगा साथियों। उसके लिए समझना होगा, ये देश में शुरू से ही षड्यंत्र होते आ रहे। देश स्वतंत्र होने के बाद 1953 में जस्टिस फजल का जो आया था आयोग, जिसको बोलते थे राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि जिसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आदिवासी को लागू ही ना हो। जहां आदिवासी की मेजॉरिटी थी, जहां आदिवासी की जनसंख्या ज्यादा थी, वहीं से इन्होंने स्टेट बॉर्डर बना दिए। अब आप देखोगे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे, जहां जहां बॉर्डर है आदिवासी राज्यों के, वो राज्यों के बाद बॉर्डर पे आदिवासी को बिठाया गया। उस वजह से आपकी 5वीं अनुसूची को पूरी तरह यहाँ लागू नहीं किया गया। उसके बाद अपन जाते हैं निस्तार राइट। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ था, इसी मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश सरकार ने निस्तार राइट्स लागू किया था 1961 में। 1961 में निस्तार के अधिकार थे। ये जंगल में अभी कौन सा बांधवगढ़ बना है ना, व्याघ्र रिजर्व, यहाँ की जमीनें आपके नाम से हो, ये 1961 का निस्तार है। निस्तार यानी आपकी जो भी कल्चर है, आपकी जो भी संस्कृति है, वो सांस्कृतिक धरोहर को जंगल के माध्यम से जिंदा रखने का अधिकार, आपके मवेशी है उनको जंगल में घुमाने का अधिकार, आपके जितने भी NTFA नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFA माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको गवन उपज बोलते हैं, जिसके यानी अपनी दीदी बोल रही थी जंगलाधारित व्यवस्था, यानी आपकी इकोनॉमी को जंगल के भरोसे डेवलप करने की जो बात थी, आपके उधर निर्वाह सादी भाषा में बोला जाए, आपके जो रोजगार है वो जंगल पे डिपेंड थे। और वो रोजगार को वो 2006 का अभी कानून आया, 1961 के निस्तार के कानून के माध्यम से सजोया गया था। वो कानून को 1972 में यहाँ की गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया। बाद में 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है। बाद में 1996 में पेशा कानून आया, तो आपके मध्य प्रदेश में पेशा कानून अभी 2022 में लागू कर दिए। पेशा कानून लागू करने के बावजूद उसके नियम अभी तक बने ही नहीं है। सरकार दरबार पे उसके नियम अभी तक बने ही नहीं है। जो बैकलॉग था ट्राइबल का, वो बैकलॉग भी खत्म हो गया, यानी पेशा कानून को भी यहाँ निरस्त कर दी। उसके बाद 2006 में जो कानून आया, मैं कल पूछ रहा था, मैं इधर के कुछ गांव गया महाराष्ट्र के, और ये बात तो समझो, आप अभी भी कर सकते हो, महाराष्ट्र के एक तहसील के 122 गांव को वनाधिकार कानून के माध्यम से हर एक गांव को लगभग 1000 एकड़ जमीन बांटी गई बोले तो उनके नाम से की गई। तो 2006 का जो वनाधिकार कानून है उसके माध्यम से किया जाता है वो। और आपके तरफ यदि वनाधिकार कानून 2006 का इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो निस्तार पत्रक को समझ के, उस कानून को समझ के जितना जल्द हो सके आपको वो कानून का इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक इन्होंने 58 टाइगर रिजर्व बनाए हैं। कितने टाइगर रिजर्व बना है? 58 पूरे भारत भर में 58 व्याघ्र प्रकल्प बनाए, व्याघ्र रिजर्व बनाए। और वो 58 व्याघ्र रिजर्व खास करके कौन से एरिया में बना है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बना है। रोज का एक आदमी को शेर खा रहा है, यानी बाघ खा रहा है। रोज का एक आदमी को बाघ मार रहा है, यहाँ नहीं मारेगा तो वहां मारेगा, वहां नहीं मारेगा तो वहां मारेगा, यानी रोज रोज आदिवासी इसका शिकार हो रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके मध्य प्रदेश का नहीं है, तो पूरे भारतवर्ष का प्रॉब्लम है। इसको आप, इसके अगेंस्ट में आपको अपन को फाइट करना बहुत जरूरी है। और ये सब जो इशू है, इंटरनेशनल लेवल के जो इशूज है, यहाँ की कार्यकारिणी बहुत स्ट्रांग है। कल रात में हम बैठे थे, दादा लोग समझते हैं सब्जेक्ट को। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो इशू है, अब हम जब जागतिक आदिवासी दिन मनाने लग गए, तो जागतिक लेवल पे अपने को सोचना बहुत जरूरी हो गया,
यानी जागतिक लेवल पे यूएनओ के लेवल पे सोचना बहुत जरूरी हो गया। जिस दिन यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाएगा, अभी तक तो बोले ही नहीं है, अभी तक आदिवासी को आदिवासी, इसकी यहाँ की व्यवस्था ने यूएनओ में अभी तक आदिवासी को आदिवासी बोला ही नहीं है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन जिस दिन बोलेगा उस दिन अपने पास वो कल्चर को संजोए रखना बहुत जरूरी है, और वो बोलने लायक पर्याप्त परिस्थिति वहां निर्माण हो। हमने नागपुर में पिछले बार वही कोशिश किए थे। यूएनओ का इंडिजिनस फोरम का जो फुलमत चौधरी साहब है चीफ, उनको हमने बुलाए थे और ये बात बोले थे कि भारत में आदिवासी रहते हैं, इस आदिवासी को यूएनओ में आइडेंटिफाई किया जाए। यूएनओ यदि इसको आइडेंटिफाई करते कि भारत में मूल निवासी आदिवासी रहते हैं तो उनके इंडिजिनस राइट्स अपने को मिल जाएंगे। नहीं तो कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी भगाओ। आप बोलने को तो बोल देते हम मूल मालिक है, हम मूलवासी आदिवासी है, मूल मालिक है, लेकिन ऐसा आपके बातों पर से दिखता नहीं, आपके हलचल से लगता नहीं। आदिवासी को कहीं से भी उठाओ और कहीं से भी बिठाओ वाला काम चालू है। इस देश में 3,500 बड़े डैम बने हैं विस्थापन की। हम जब बात करते हैं इस देश में विस्थापन की, हम जब बात करते हैं 3,500 से ऊपर जितने भी डैम बने हैं उसमें सबसे ज्यादा विस्थापन 80% विस्थापन आदिवासियों का हुआ है। यहाँ पे जितने भी माइनिंग चालू है देश में, पूरा माइनिंग पे बैठा हुआ इंसान कौन है? वो आदिवासी है। और अभी माइनिंग खत्म हो गया, डैम का गणित खत्म हो गया, तो इन्होंने टाइगर के नाम पे ये गणित ला लिया। और टाइगर का भी गणित काय के लिए? ऑक्सीजन पार्क बनाने के लिए। पिछले बार कोरोना आया था ना, कोरोना से कंट्रोल करना है तो हमको ऑक्सीजन पार्क बनाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन पार्क बनाना है तो आदिवासी को विस्थापित करना पड़ेगा, और आदिवासी विस्थापित हो जाएगा तो उसकी संस्कृति जिंदा रहेगी क्या? आप अपने आप को मूल निवासी आदिवासी बोल पाओगे क्या? आप अपनी धरोहर को संजाए रख पाओगे क्या? आप अपनी कल्चर को संभाले रख पाओगे क्या? ये बहुत बड़ी चैलेंज अपने सामने है। और हमारे लिए ये जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, अपने लिए जो सांस्कृतिक अधिकार मिले हैं, ये ऐसे इजीली मिले हुए अधिकार नहीं है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे महामानवों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ी अपनी प्राणों की आहुति दी, तब जाके ये अधिकार मिले हैं। हम छोटे छोटे षड्यंत्र के लिए, छोटे छोटे अपने स्वार्थ के लिए, यानी षड्यंत्र को ही हम अपना सहयोग बना ले, षड्यंत्र को ही अपने लिए इस्तेमाल कर ले, तो उससे अपना कल्चर खत्म होने वाला है। अपने आने वाली जनरेशन को जिंदा रखना है तो ये पूरे संस्कृति को संभाल के रखना होगा, अपने आंदोलन को संजोए रखना होगा, अपने इतिहास को संजो के रखना होगा। और इनके अगेंस्ट में आने वाले दिनों में अपने को जुडिशियली भी जाना है। आज बहुत बड़ा सम्मान की, यानी धन्यवाद देता हूँ मैं ऑर्गेनाइजर लोगों को। जैसी अपनी रैली निकली थी तो एडीएम महोदय को वो ज्ञापन सौंपा गया, जिला स्तर का ये ज्ञापन है। इस ज्ञापन को राज्य स्तर पर बढ़ाया जाए, इसी ज्ञापन को देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर बढ़ाया जाए, और यही अपना शिष्टमंडल जो है ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया जाए। और इसके माध्यम से आदिवासियों के जो मूलभूत अधिकार है, आदिवासियों का जो कल्चर है, आदिवासियों की जो संस्कृति है, उसको संभाला रखा जाए। और ये जो टाइगर रिजर्व वाला जो गणित है, इसको कैसा फाइट करना है, बहुत सारी बातें ऐसी है कि हम मंचासीन होके बातें नहीं कर सकते। बहुत सारे बातें हमको रणनीति की तहत करना पड़ेगा। बिरसा ब्रिगेड हो गया, गोंडवाना के ग्रुप हो गए, भिले ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप हो गए, जो भी उराव ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप हो गए, पूरे भारत भर में जो भी इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन ने समाज की व्यवस्था को, समाज के युवा साथियों को साथ में लेके चलना होगा। क्योंकि हमारे युवा साथियों का मैं महाराष्ट्र में भी देखता हूँ, तो खास उनका आकर्षण खास स्पोर्ट कबड्डी में एक रहता है, और वो मांदरी नाचने में रहता है। अभी यहाँ पे रेला नाचते, क्या नाचते पता नहीं, रात भर 5-5 दिन नाचने वाला जो गणित है, कल्चर के लिए ठीक है, नाच गाना संस्कृति संजोए रखने के लिए ठीक है, लेकिन वैचारिक लेवल पे वो युवा आने की कोशिश नहीं करता। तो युवा साथियों से भी मेरी विनती है, युवा साथी भी ये प्रवाह में आने की कोशिश करेंगे। बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन हमें दिया है, झलकारी बाई ने जो आंदोलन हमको दिया है,
रानी दुर्गावती ने जो आंदोलन हमको दिया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आंदोलन दिया है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन हमको दिया है, तिलका मांझी ने जो आंदोलन हमको दिया है, कान्हा भगत ने जो आंदोलन हमको दिया है, वीर बाबूराव शेरमागे ने जो आंदोलन हमको दिया है, क्रांतिवीर तंट्याबिल ने जो आंदोलन दिया है हमको, उस आंदोलन को कायम करना है, उस आंदोलन के दिशा में चलना है। यही बात यहाँ पे करते हुए मेरे बातों में कल्चर के बारे में मैं कुछ बातें रखने की कोशिश किया, क्योंकि मैं सच्ची बात करने की कोशिश किया। मैं कहीं लालीपाप लगाऊंगा और भीली धर्म की बात करूंगा, गोंडी धर्म की बात करूंगा, सरना धर्म की बात करूंगा, ऐसा मैं नहीं समझा। मैं गोंडी कल्चर को बहुत मानता हूँ, क्योंकि यहाँ की इंडिजिनस कल्चर है। गोंडी भाषा भी जो बनी है वो भी एक रिसर्च करने लायक बात है। पोसाका को उसावानता, ताराजाड़ी पीरवानता, पंछी जैसा बोलता है वैसी लैंग्वेज बनी है। मैं कल यहाँ पूछा यहाँ के जो पंछी है उनके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ की जो नदियां हैं उसके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ पे जो झोपड़ी है उसके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ पे जो पेड़ है उनके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ पे जो जानवर है उसके आधार पे गोंडी भाषा बनी है। मैं साथियों से पूछा कल, भाई बोला सीताफल को गोंडी में क्या बोलते हैं? गोंडी लैंग्वेज की जब बात चल रही थी तो हमको ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सीताफल को गोंडी में क्या बोलते? अंग्रेजी में तो उसको कस्टर्ड एप्पल बोलते, हिंदी में उसको सीताफल ही बोलते, फिर गोंडी में भी कैसा सीताफल बोलेंगे भाई? गोंडी तो इंडिजिनस लैंग्वेज है। यदि गोंडी इंडिजिनस लैंग्वेज है तो सीताफल विदेशी फल है, ये आपको मानना पड़ेगा और ये रिसर्च की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। गोंडी यदि यहाँ की इंडिजिनस लैंग्वेज है तो सीताफल विदेशी फल है, उसको गोंडी में यानी है, इसका मात्र प्रमाण नहीं मेरे पास। लेकिन जिस बात को गोंडी में लिहाज नहीं है, जिस चीज को गोंडी में बोला नहीं जाता, वो इंडिजिनस चीज कैसी हो सकती? इस देश की चीज कैसी हो सकती? वो विदेश से लाई हुई चीज है। जैसे लैंटिना कैमेरा का जो एक फ्रूट है, लैंटिना कैमेरा करके, वो भी एक विदेशी वीड है। वैसे ही ये कुछ चीजें हैं, इनको रिसर्च करना अपने लिए बहुत जरूरी है। और मैं जो बात रख रहा हूँ, चाहे वो गोंडी धर्म की वकालत करने वाले हो, चाहे वो भीली धर्म की वकालत करने वाले हो, चाहे वो सरना धर्म की वकालत करने वाले हो, सभी को मेरी खास करके विनती है कि हम उस संस्कृति को मानते, सरना कल्चर को मानते, गोंडी कल्चर को मानते, भीली कल्चर को मानते, हल्बी कल्चर को मानते, लेकिन वो कल्चर है, वो संस्कृति है, ना कि वो धर्म है। और सिंधु घाटी के सभ्यता के आपको वंशज यहाँ बने रहना है तो आपको संस्कृति को संजय रहना रखना पड़ेगा, ना कि धर्म को। इस बात को समझने की कोशिश करोगे, यही आशा के साथ मैं यहाँ आया हूँ। मैं मेरा जितना आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे से जो बातें थी, जो आपके साथ करना चाह रहा था, कुछ मंचासीन बातें नहीं है, वो बातें मैं नहीं रखा। जो आपके साथ करने लायक बातें थी वो रखने की कोशिश किया, आपने मुझे सुना। इसके लिए आयोजक मंडल, आप सभी उमरिया वासी, जो भी प्रोग्राम हुआ, बहुत खास प्रोग्राम उमरिया में, यानी मेरे को भी ऐसा गदगद लग रहा था, अंदर से फीलिंग हो रहा था मैं अपने लोगों में हूँ। यानी बहुत दिन से तकलीफ यार, इधर ऐसा हो रहा है, उधर वैसा हो रहा है, उधर वैसा हो रहा है, लेकिन आज आपका जब माप देखे तब ऐसा लगा कि आदिवासियत है जिंदा, एक साथ आदिवासी आता है, वो यानी मैं भी महसूस किया। आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद कहते हुए मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय मूल निवासी।